चेहरे के ये हाव भाव बता रहे हैं कि शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे पर लगा कुहासा छटने वाला है। बीजेपी के महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार से 3 दिनों के प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसके संकेत साफ दे दिए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। यही वजह है कि सीएम शिवराज ने साफ कहा, रविवार को मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। मेरा काम है। आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं? कल कर दूंगा। 2 जुलाई को सीएम शिवराज के कैबिनेट विस्तार में 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ और युवा चेहरों के अलावा 9 सिंधिया खेमे से 3 कांग्रेस से आए नेता मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। लेकिन उसके बाद से विभागों के बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ था। नए गठजोड़ पर पहले से सवाल उठा रही कांग्रेस इस मुद्दे पर भी लगातार हमलावर है। बेमेल के लोगों को अपने साथ जोड़ा और चुनी हुई मध्य प्रदेश की सरकार को आपने गिराया। वहाँ तक तो ठीक था। अब अगर आपको मंत्रिमंडल बनाने में बहुत समय लगा, कुल 5 मंत्री आप बना पाए, फिर 5 से 20 और 25 करने में आपने 100 दिन का वक्त गुजार दिया। अब मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा, और सीधा कारण ये है कि अब अनुशासन और चाल चरित्र तो कहीं रह नहीं गया। अब वर्चस्व की जंग है, लूट की होड़ है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी संगठन को फैसले लेने में देरी तो हो रही है। पहले मंत्रिमंडल गठन में समय लगा, फिर विस्तार में और अब विभागों के बंटवारे में। इस देरी को लेकर बीजेपी के घर में भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन ये राजनीति का तकाजा ही कहा जाएगा कि जब 2 विचारधाराएं आपस में मिलती हैं तो समन्वय बनाने में समय तो लगता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विभागों के महाराज। तो आखिर वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था, और ख़ास तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और उन मंत्रियों को जो अब तक करीब करीब 11वां दिन होगा रविवार को जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा फाइनली, तब वो बिना विभाग के मंत्री के तौर पर 11 दिन तक काम करने का एक कीर्तिमान ही होगा ये कि उन्होंने बनाया है। हालांकि मुख्यमंत्री ये कह चुके थे कि मुख्यमंत्री होने के नाते सारे विभाग उन्हीं में निहित हैं, और वही सरकार में एक तरह से सारे विभाग उन्हीं के पास हैं। तो फिर समस्या क्या है? और सरकार तो बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत बड़ा सवाल हो गया था कि आखिर क्यों अटक रहा है मामला। और जाहिर तौर पर बात ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की तरफ थी, और जब उधर से क्लियरेंस इस मामले में कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर तमाम चीज़ें विधिवत फाइनल हुई, तो जाकर और आपने देखी होगी किस तरह का एक प्रसन्नता का वातावरण ग्वालियर में था। पीछे शिवराज जी के इमरती देवी थी, बिल्कुल एकदम खिलखिलाती हुई। अगल बगल जो और नेता थे उन्होंने भी मानो राहत की सांस ली, कार्यकर्ताओं का तनाव छट गया। लेकिन ये सब हुआ क्यों, और क्या ये एक उदाहरण है और आगे भी कुछ इस तरह की चीज़ें घटती रहेंगी? क्योंकि बीजेपी के लिए ये एक सबक भी है। ये एक बड़ा मसला था, कैबिनेट का विस्तार और विभागों का बंटवारा, लेकिन आगे ऐसे कई मसले आएंगे जो हो सकता है इससे बड़े हों या मझोले हों या फिर छोटे भी हों। लेकिन अगर इस तरह महाराज और शिवराज के बीच में चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके बीच में कोई रार है, कोई चीज़ खटक रही है, लेकिन समन्वय का सूत्र अगर बहुत शीघ्रता से निर्णय लेने की तरफ नहीं ले जाएगा तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर प्रियव्रत सिंह, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं बीजेपी की विधायक कृष्णा गौर जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शिवनराग पटेरिया जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पटेल साहब, एक आपकी टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि 11वें दिन होने जा रहा ये विभागों का बंटवारा एक ऐसी घटना है जो एक लोकतांत्रिक सेटअप में ठीक है, टाइम टेकिंग हो सकती हैं कई बार चीज़ें, लेकिन प्रश्न भी हैं। खासतौर से महाराज और शिवराज के बीच के जो प्रश्न हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस मसले को?
शरद जी मुझे लगता है जो 10 दिन का वक्त लगा है वो नहीं लगना चाहिए था। किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसकी उपस्थिति का एहसास होना। अगर उसके मुखिया को 10 दिन का समय लग जाए तो मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन आपने जैसे कहा, दो विचारधाराओं का जब मिलन होगा तो इस तरह से फिर मैं वही उदाहरण दूंगा पुराना, कई बार मैं आपके साथ दे चुका हूँ कि प्रयागराज में जब गंगा जी और यमुना जी मिलती हैं तो काफ़ी दूर तक धाराएं अलग अलग दिखाई देती हैं, बाकी बाद में समरस हो जाती हैं। तो उम्मीद करना चाहिए कि धाराएं समरस हो जाएंगी, लेकिन इनका अगर एकाकार नहीं हुई तो मुझे लगता है सरकार को लेकर सवाल खड़े होते रहेंगे। अब ज़्यादा ज़रूरी है कि जब मिल ही गए हैं तो दिल भी मिल जाएं, दिमाग भी मिल जाएं और एक दूसरे के अहम न टकराएं। अभी मुझे लगता है ये विभागों से ज़्यादा ईगो क्लैशेस का मामला था, मेजर शेयर का मामला था। तो मुझे लगता है अब सॉल्व हो गया है तो उम्मीद करना चाहिए कि चीज़ें बेहतर दिशा में आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है पटेरिया साहब कि आईपीएल में जिस तरह से मैचेस होते हैं कि अभी आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेल रहे थे और फिर आईपीएल शुरू हो गया और आपने देखा कि वही सारे प्लेयर जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनमें से 4-5 आप ही की टीम में हैं जिनके खिलाफ आप अभी सीरीज़ खेल कर आए हैं। तो समन्वय में थोड़ा समय लगता है जी, किस तरह से घुलेंगे मिलेंगे, तमाम चीज़ें वक्त लेंगी। प्रियव्रत जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं आप जी? मैं अभी बात आपकी सुन रहा था, जैसे शुरुआत की पटेरिया जी ने, गंगा और जमुना एक जगह मिल गई हैं और आगे धारा एक से ऐसी बहेगी, पर लगता नहीं है कि इस प्रकार से हुआ है। और ईगो क्लैशेस के बारे में आपने कहा, तो ये ईगो क्लैश होना सिंधिया जी के साथ कोई नई बात नहीं है। यही ईगो उनका कांग्रेस में था और जो उनको यहाँ पे भी ऐसी परिस्थितियां वो निर्मित करते थे और कोई नई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी जाके वो ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं। आज ये तो दिख ही रहा है कि किस प्रकार से उनकी चली है मंत्रिमंडल के बनने में, और कई ऐसे वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी के जिनने समय से काम किया है, समय दिया है पार्टी को, पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, वो लोग आज मंत्रिमंडल के बाहर हैं। कई वरिष्ठ मंत्री विधायक, बहुत वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री मंत्रिमंडल में जगह नहीं प्राप्त कर पाए और सिंधिया जी ने अपनी बात मनवा ली भाजपा में, और शायद विभागों को लेके भी वो रहेंगे। पर ये बात मनवाने का समय और कब तक भारतीय जनता पार्टी में ये बात मनवाने की जब एक आदत जो उनको पड़ी हुई है, यहाँ कांग्रेस में भी ऐसा ही होता था जब वो कांग्रेस में थे, और अब भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं, तो देखते हैं ये धारा कहाँ तक बहती है जी। लेकिन बीजेपी, क्या मैं मानूं कि आपकी तुलना में कुछ अधिक समझदार है? अगर आपकी बात मैं मानूं कि सिंधिया जी इस तरह के एटीट्यूड के साथ चलते हैं तो बीजेपी ने तो सब स्वीकार कर लिया, आप स्वीकार कर लेते तो सरकार बनी रहती। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है, वक्त बताएगा कि कितने अंदर तक स्वीकार किया है। शिव ने विष पिया है, अब गले से नीचे नहीं उतर जाएगा। ये चेतावनी तो है, और गले के नीचे विष बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। ये एक बड़ा चैलेंज है। कृष्णा जी की तरफ मैं आता हूँ, वो भी अपने तरकश के तमाम तीरों को लेकर बिल्कुल तैयार हैं कांग्रेस पर प्रहार करने के लिए। कृष्णा जी, आप किस तरह देखती हैं? 10 दिन इतिहास हो गया, पहले 5 मंत्री, उसके बाद फिर दूसरा विस्तार, उसमें जंबो मंत्री, और अब संडे को हो जाए। हालांकि 1-2 बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने खास ठेठ ग्रामीण लहजे में कहा, भैया हो जान दो तभी बधाई लेंगे हम। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। क्या कहेंगे आप जी? जी शरद जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है वो विशेष परिस्थितियों में बनी है और इसीलिए एक बड़ा धड़ा जो कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी प्राथमिकताओं को सम्मान देना है। और इस दृष्टि से आपने देखा होगा कि पर्याप्त सम्मान देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, और वो इसलिए की है क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 महीने की एक अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार वाली सरकार का अंत हुआ, और वो अंत उनके अपने ही कारणों से हुआ, अपने ही अंदर के अंतर कलह से हुआ। और इस वजह से जब वहाँ वो सम्मान महाराज को नहीं मिला, जो बातें, जिन वादों को लेकर सरकार बनी थी, उन वादों को जब पूरा नहीं किया गया,
तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमें सड़क पर आना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा प्रियव्रत जी को कि यदि ये सम्मान आप अपनी ही पार्टी में महाराज को दे देते तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। आज यदि वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना दल छोड़कर, उस विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको समाहित करने में भारतीय जनता पार्टी में विचार विमर्श हुआ है और सोच समझकर उनके जितने मंत्री हैं उनको जो भी पोर्टफोलियो देना है उस पर विचार विमर्श हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो गंगा और जमुनी संस्कृति का ये जो समागम हुआ है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विराट संस्कृति वाले समुद्र में, महासागर में जाकर मिलेंगे और कहीं आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। एक बहुत अच्छी शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है और आने वाले समय में महाराज और शिवराज का ही राज प्रदेश में होगा, ये आप देखेंगे। चलिए, ये वक्त बताएगा। और शुभकामनाएं तो बिल्कुल आपको भी, जिस तरह कांग्रेस के लिए शुभकामनाएं हैं, आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं। पटेरिया साहब, हमारी जो बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, अजय विश्नोई जी से बात हुई हमारी, तो उनका शब्द था कि ये गठबंधन की सरकार है। इसके पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था कि अब ये बहुत ज़रूरी है कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो अब बड़ा ह्यूमिलिएटिंग फील कर रहा है कि इतना लंबा समय हो गया विभाग नहीं बटे हैं। कहीं ना कहीं अंदर इस बात को लेकर एक दिन पहले का घटनाक्रम आपको बताता हूं। मुदित शेजवार जी ने कहा कि अभी दूध में शक्कर घुल रही है, हल्का मीठा हो गया है दूध, लेकिन शक्कर अभी घुली नहीं है। ये संकेत बड़े देखन में छोटन लगे, घाव करें गंभीर। ये बातें बीजेपी के लिए आप किस तरह देखते हैं? क्या, क्योंकि जितने तमाम बड़े नेता हैं, जयभान सिंह पवैया जी कहते हैं कि जो मंत्री ग्वालियर आते हैं, यानी कौन से मंत्री आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और ये मंत्री लक्ष्मीबाई जी की समाधि पर नहीं जाते हैं। ये बताता है कि अभी मतलब जिसको आप कहते हैं कि शक्कर आ तो गई है, घुल नहीं रही है, अभी घुली नहीं है पूरी तरह। मैं मुदित शेजवार जी से थोड़ा ना इत्तेफाकी रखते हुए ये बात कहूँगा, आप किस तरह देखते हैं? जी पटेरिया साहब। मुझे लगता है कि अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो अभी मिश्रण है, यौगिक नहीं हुआ है या होमोजीनस चीज़ें नहीं हुई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो सवाल अजय बिश्नोई खड़ा कर रहे हैं वही सवाल पारुल साहू खड़ा कर रही हैं। गौरी शेजवार जी की बात आपने खुद बताई, और भाजपा के एक बहुत ही बड़े नेता ने मुझसे कहा कि हमने सिंधिया का मंगलसूत्र पहन रखा है, अब उनकी रक्षा तो हमें करना है। तो मुझे लगता है जब भाव ये हो, संगठन के अनुशासन के भय के कारण कोई कुछ नहीं कह रहा हो, तो मुझे लगता है अभी चीज़ों को एकाकार एक रूप होने में बहुत वक्त लगेगा। इसमें सिंधिया जी को भी और शिवराज जी को भी, दोनों जी हैं, तो उनको समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। मुझे लगता है, कहते हैं ना, 2 कदम तुम भी चलो 2 कदम हम भी चलें। अभी रास्ता उतना आसान नहीं जितना दिखाई देता है। मुझे लगता है जब शर्तें तय हुई होंगी तो बीजेपी ने सारी शर्तें इनकी मान ली थी, लेकिन जब शर्तें मानने का मौका आया तो पसीना आ गया। और मुझे लगता है जब और आगे दौर चलेगा तो चीज़ें, मुझे लगता है, दोनों की समझदारी पर टिकेंगी। दरअसल ये सरकार भले ही शिवराज की हो, भले ही शिवराज सिंह चौहान की हो, भाजपा की हो, लेकिन ये सरकार बनी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक पूरी फीस इसकी वसूलेंगे। अभी तो मंत्रिमंडल हुआ है, अभी निगम मंडलों में तमाशा देखेगा। कई सिंधिया के समर्थक मेरे संपर्क में हैं, अभी से उन्होंने तय कर लिया है कि उनको कौन सा निगम मंडल चाहिए है। तो जब चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई हैं तो मुझे लगता है दोनों को थोड़ा थोड़ा सद्भाव, थोड़ी थोड़ी उदारता, थोड़ा उदात्त भाव और थोड़ा त्याग का भाव रखना पड़ेगा। ये सारे भाव एक साथ उनको रखना पड़ेंगे, अन्यथा जो चीज़ें कब बिखर जाएं। फिर मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूँगा, 1967 में विजयराजे सिंधिया जी ने कांग्रेस को तोड़कर समवेत सरकार बनाई थी, लेकिन वो 1.5 साल के आसपास से ही चल पाई थी। तो मुझे लगता है चीज़ों में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मिलना बहुत आसान है, निभाना बहुत कठिन होता है। मुझे एक गीत याद आता है पटेरिया साहब, फिल्म का नाम मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरी स्मृति कह रही है गाइड का गीत था ये, मोहम्मद रफ़ी साहब का, बड़ा खूबसूरत गीत था। और ये दोनों ही पार्टियों के लिए, कांग्रेस और बीजेपी के लिए एकदम मौजूद है। गीत है याद न जाए बीते दिनों की। बीते यानी सुख भरे वो दिन, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने भरी पूरी गठबंधन की कोई सरकार नहीं झेली है। चाहे 10 वर्ष रहा हो 1993 से 2003 कांग्रेस का, और चाहे आप बात करिए 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी का, और फिर 2020 में ये मौका जो मिला है।
दोनों ही पार्टियों ने महसूस किया है कि बीते सुख भरे दिन जो है गायब रहे। 14 महीने कांग्रेस के लिए मुसीबत रही कि कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं शेरा दहाड़ रहे हैं तो कहीं रामबाई जो है राम नाम का जाप कर रही हैं, और अब बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है क्योंकि ये बीते दिनों की सुख भरी यादों को छोड़ना पड़ेगा। ये गठबंधन की सरकार ना हो लेकिन बहुमत की सरकार तो नहीं है। कृष्णा जी, इस पर एक छोटी टिप्पणी, फिर प्रियव्रत जी की तरफ आऊंगा मैं। जी कृष्णा जी। जी जी देखिए देखिए मैं इसमें सिर्फ यही कहना पटेल साहब, चाहूंगी कृष्णा जी से मैं टिप्पणी लेके फिर आता हूँ आपकी। जी। जी 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 कृष्णा जी। जी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। और इसलिए अब मध्य प्रदेश में अच्छे दिन की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण मध्य प्रदेश में विकास का हम सबको देखने को मिलेगा और बहुत सामंजस्य के साथ, समन्वय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये बात सच है कि हमारे कुछ नेता जो जिस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े थे, उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल परिस्थितियां हैं, पर समय के साथ साथ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी का है। समय के साथ साथ उन सब की सहमति हो जाएगी, उन सबको मना लिया जाएगा और आने वाले समय में आप स्वयं देखेंगे कि एक स्मूथ सरकार, एक बहुत अच्छी सरकार मध्य प्रदेश में काम करती हुई दिखाई देगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। प्रियव्रत जी, आपको भी कोई गीत याद आ रहा है? छोड़ आए हम वो गलियां। जी क्या कहेंगे? तो गलियां छोड़ी, देखिए आपने जहां से शुरू किया था मैं वहीं से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार ना तो स्टेबल है और न ही बहुमत की सरकार। मध्य प्रदेश में होने वाले 24 उपचुनाव तय करेंगे कि जो सिंधिया जी ने किया है या उनके समर्थकों ने किया है। आखिरकार वो लोग चुनाव तो जीते थे पंजे के सिंबल पे, विधानसभा में भी आए थे पंजे के सिंबल पे। अभी उनने शपथ ली है मंत्री के रूप में और ये कृष्णा जी जो मान रही हैं, देखिए मानना भी चाहिए उनको, जिस दल में वो हैं वो अपने दल का पक्ष तो रखेंगे ही सही कि बहुत स्टेबल सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत लंबा चलेगी, बहुत अच्छी तरह से चलेगी। तो पिछले 3-4 महीने जो हमने देखे और जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, 5 मंत्री बनते हैं बड़ी मुश्किल से, उसके बाद बहुत लंबा समय निकलता है, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी 10 दिन बीत गए हैं, अभी मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये तो स्पष्ट रूप से दिख रही है। अब ये कहां पर है, किस जगह पर है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सिंधिया जी को ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलता था, उनको सम्मान भी मिलता था, उनको हिस्सा भी मिलता था, उनको अपनी बात कहने का भी मौका मिलता था और उनने ये बात मंचों से भी कही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो उन्होंने प्रचार किया 2018 के विधानसभा चुनाव में। आखिरकार जो मैंडेट है वो तो जनता द्वारा दिया गया है और जनता ने 2018 की परिस्थितियों में दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 107 विधायकों को, हमें 114 का दिया था, उनमें से 22 छोड़ के हमारे साथ नहीं है। और वो 22 उपचुनाव जब तक तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की डगर किस ओर जाती है। बिल्कुल, ये तो आपने ठीक कहा कि ये 24 सीटों के उपचुनाव मध्य प्रदेश की दिशा तय करेंगे। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो सबक हैं इसके, चाहे वो कांग्रेस के लिए हों चाहे बीजेपी के लिए हों, दोनों के लिए मायने बहुत साफ हैं और जो उसको अच्छे से डिकोड कर पाएगा अपने अनुभव के आधार पर, वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा और बढ़ सकता है। पटेल साहब, आगे आप बीजेपी की राजनीति को बढ़ते हुए किस तरह देखते हैं? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आदत नहीं है, ये आदत कांग्रेस को भी नहीं थी कि आप सुनते रहें। समन्वय की बहुत कोशिशें हुई, कमलनाथ जी एक समन्वय के अच्छे और महारथी नेता माने जाते हैं, शिवराज जी भी उसी श्रेणी में हैं, वो भी बहुत समन्वय रखते हैं, लब सी लेंगे, कुछ ना कहेंगे, उनकी मुस्कुराहटों के अर्थ बाद में जो परिणाम घटते हैं उसके रूप में सामने आते हैं। ना वो कुछ कहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और परिभ्रमण करते रहते हैं, निरंतर घूमते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। क्या देखते हैं आप आगे की राजनीति? क्योंकि अब जो महाराजा कांग्रेस के लिए कथित रूप से चिंता और परेशानी का सबब बने, वो महाराजा धूमधाम से अब बीजेपी में है और कांग्रेस ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि महाराजा साहब ने हमारे यहाँ जो तथाकथित रूप से मुश्किलात पैदा किए, अब बारी बीजेपी की है। क्या आपको लगता है कि समन्वय का सूत्र ठीक दिशा में जाएगा? क्योंकि यहाँ मार्गदर्शक की भूमिका केंद्रीय नेतृत्व की है बीजेपी में,
शायद राहुल गांधी से अच्छी मित्रता के बाद भी कांग्रेस में ये भूमिका कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व नहीं निभा पाया। जी शरद जी, मुझे लगता है कि मेरा भरोसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ज़्यादा है। वो सहज संवाद और संपर्क के लिए जाने जाते हैं, असहजता उनके स्वभाव में नहीं है, सबसे बड़ी बात है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में संघ और संगठन का एक गाइडिंग फोर्स मौजूद है। तो कुल मिला के मुझे लगता है हाल फिलहाल कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चुनाव तय करेंगे कि सिंधिया जी की भूमिका क्या होती है, उनके कितने लोग चुनाव जीत कर आते हैं, और मुझे लगता है कि चीज़ें उसके बाद बहुत साफ होने लगेंगी। फिर एक बात कहूँगा जो मैंने फिर कहा कि थोड़ा सिंधिया जी को झुकना पड़ेगा, थोड़ा शिवराज जी को झुकना पड़ेगा, थोड़ा भाजपा के संगठन को उनको एक्मोडेट करना पड़ेगा, और साल 2 साल तक अगर चीज़ें निभ गई तो मुझे लगता है सारी चीज़ें सहज गति से आगे जाने लगेंगी। जिससे कहते हैं ना कि चीज़ें बैठने लगती हैं, जल जिस तरह ज़मीन पर आता है और पहले बहता है बाद में ज़मीन के अंदर समा जाता है, उस तरह भाजपा नाम का जो संगठन है उसमें बहुत सी चीज़ें धीरे 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 जज्ब होती चली जाती हैं, लेकिन जज्ब होने के लिए वक्त चाहिए, और मुझे लगता है साल 1.5 साल का वक्त ही सारी चीज़ों को तय कर देगा। साल 1.5 साल अगर ये रिश्ता निभ गया तो ये जिंदगी भर के लिए निभ जाएगा, और अगर कोई खटास आना है तो साल 1.5 साल में आ जाएगी। कृष्णा जी, एक छोटा सा वक्त कम है, संक्षेप में जवाब चाहूँगा। एक छोटा सा अनुभव जो मेरे सामने घटा, मैं उसका जिक्र आप तीनों के सामने करना चाहूँगा। ये करीब करीब 15 साल पहले की बात है। एक बीजेपी में आए हुए बाहर से, और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, कांग्रेस से आए हुए एक नेता जो इस समय भी एक बड़े मजबूत संवैधानिक पद पर हैं, ये मसला उनसे जुड़ा है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बड़ा एग्रेसिवली अपनी बात कहता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थितियां निर्मित होगी। एक सामंजस्य और समन्वय की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कई प्रकार के प्रशिक्षण वर्गों से गुजरता हुआ कार्यकर्ता बनता है, तो उसे वो सारी बातें बहुत अच्छी तरह से पता होती है कि हमें कैसे काम करना है। कभी उसके मन का अंतर्विरोध, विचारों का अंतर्विरोध रहता भी है तो भी वो अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पर ही कहता है, और इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई परिस्थिति ऐसी निर्मित होगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से परिवार में जो लोग शामिल हुए हैं उनको सम्मान भी देंगे, स्वीकार भी करेंगे, और बहुत आराम से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे संवेदनशील लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में काम करेगी। बड़ी लेकिन दिलचस्प राजनीति भी क्या क्या रंग दिखाती है। एक ही परिवार में रार और तकरार हुई तो सरकार चली गई, और एक पार्टी इसलिए तैयार है कि दूसरे परिवार को अपनाने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार है, और उसकी सफलता पूरी तरह इसी पर निर्भर करती है कि दूसरे परिवार से आए इन लोगों को वो किस तरह से, किस तरीके से समायोजित करती है। बहुत कम वक्त है मेरे पास, प्रियव्रत जी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। सर देखिए, हमने सब लोगों के बारे में बात कर ली, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में बात कर ली, शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य जी के मिलन के बारे में बात कर ली, एक नए परिवार के बारे में बात कर ली, सारी चीजें कर ली, पर हमने मध्य प्रदेश की जनता के बारे में बात नहीं करी जी। आखिरकार तय तो मध्य प्रदेश का जन सामान्य करेगा कि ये परिवार वैलिड है या इनवैलिड है। तो इस चीज को हम देखेंगे। मौका 24 उपचुनावों का है। हम लोग जनता के बीच में यही बात रखेंगे कि किस प्रकार से एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में हुई, और वादा पैकेज की बात हो रही है। अभी मैंने सुना एक पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जिनके विधानसभा क्षेत्र से चुने हुए कांग्रेस के विधायक अभी अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, उनने बोला कि मंत्री तो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये पैकेज का हिस्सा है। तो देखते हैं ये पैकेज कहां तक जाता है, और इस पैकेज से कितने लोगों को संतुष्ट भारतीय जनता पार्टी कर पाती है। कि पैकेज से कौन कौन संतुष्ट होगा, कितना संतुष्ट होगा, और पैकेज में अगर कहीं थोड़ी सी घातमेल हो गई तो उससे क्या होगा, ये भी जनता के बीच में जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और किशोर साहब का बड़ा गीत है, गीतों की बात काफ़ी हुई तो इस ख़त्म उसी से करता हूँ। ये पब्लिक है, सब जानती है। ये गीत तो था, लेकिन वाकई क्या पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब समझती है, क्योंकि कई बार कई सारी चीज़ें इस तरह से घटती हैं कि हम देखते हैं कि पब्लिक भी बहुत समझदारी से देखती है, सोचती है, विचार करती है, और कई बार ये भी कहा जाता है कि पब्लिक भी एक राजनीतिक चतुराई से सोचती है, और ये तमाम चीज़ें कही तो जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र बड़ा मजबूत और बड़ा ज़बरदस्त है भारत का, मध्य प्रदेश का, और हमने अक्सर देखा है कि ये लोकतंत्र कई बार चौंकाता भी है, और लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई बार हमने हिचकोले खाते भी देखा है, लेकिन वहाँ से भी लोकतंत्र आगे बढ़ा है और मजबूती से आगे चला है।
उम्मीद की जानी चाहिए कि 24 उपचुनावों के ये जो नतीजे हैं ये एक बार फिर लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बहुत माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित होंगे। और जो जनता ये सब देख रही है वो क्या सोच रही है ये तो जनता ही जानती है, लेकिन बताएगी जब तो बड़ा दिलचस्प होगा उसके नतीजों को जानना। और तब हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन उसके लिए बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी इक्वली बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप दोनों जनता के लिए काम करते हैं। आपकी ताकत और आपकी स्ट्रेंथ जनता के लिए है। ढेर सारी आप दोनों को शुभकामनाएं उपचुनाव के लिए। बहुत धन्यवाद भी करता हूं आप तीनों पैनलिस्ट को। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।